तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल ऑडियो पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 महत्वपूर्ण नियम। पहला है हेनरी का नियम, दूसरा है राउल्ट का नियम, तीसरा है कोलराउस का नियम, चौथा है फैराडे का नियम, जो कि क्लास 12 के पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। 7 सेट में से एक न एक सेट में इसका आना तो निश्चित है फ्रेंड्स। तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक विनती है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्या बताते हैं, हेनरी का नियम। तो चलिए देखते हैं हेनरी का नियम क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में 5 नंबर का आता है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हेनरी का नियम। तो चलिए पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करके समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, परिभाषा क्या है। हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, फ्रेंड्स द्रव में घुलने की क्षमता को विलेयता कहते हैं। फ्रेंड्स, विलेयता का मतलब होता है द्रव में घुलने की क्षमता को। गैस द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। फ्रेंड्स इसमें हेनरी ने क्या बताया कि जो किसी गैस की द्रव में विलेयता होती है, घुलने की जो क्षमता होती है, वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर कोई O2 ले लें और उसको इसमें घोल दें, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे घोल दें, तो फ्रेंड्स जो इसमें घुलने की क्षमता होती है ना, तो प्रेशर जो होता है वो उसके बराबर होती है। फ्रेंड्स, विलेयता इसके प्रेशर के बराबर होती है। फ्रेंड्स, तो घुली हुई गैस का मान अनुक्रमानुपाती गैस के दाब। तो फ्रेंड्स, घुली हुई गैस का मान क्या होता है, m, और इसके अनुक्रमानुपाती क्या होता है, प्रेशर। तो फ्रेंड्स, जो इसकी घुलने की क्षमता होगी ना, वो प्रेशर के अनुक्रमान होती है, बराबर होती है। तो फ्रेंड्स, इसी को हेनरी के नियम ने बताया। तो हेनरी के नियम में जो फार्मूला बनता, चलिए आपको उसको बताते हैं। तो n अनुक्रमानुपाती p, तो घुलने की जो घुली हुई गैस का मान है वो m है, और उसके अनुक्रमानुपाती क्या है, p। तो m और p को आप जान चुके होंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक नियतांक ले लिया जाएगा, m इज इक्वल टू KH इंटू p। फ्रेंड्स, ये KH एक नियतांक है इसमें, और p तो आपको पता ही प्रेशर है। तो फ्रेंड्स, यही आपका फार्मूला आ जाएगा हेनरी के नियम से। तो चलिए इसकी सीमाएं देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है। पहला है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। फ्रेंड्स, यह जो हेनरी का नियम है, यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। फ्रेंड्स, ये गाढ़े विलयनों पर नहीं लागू होता। फ्रेंड्स, और दूसरा क्या है, हेनरी का नियम निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। फ्रेंड्स, यह निम्न दाब पर कार्य करता है और उच्च ताप पर, अधिक से अधिक ताप पर और कम से कम दाब पर काम करता है। फ्रेंड्स, तीसरा और सीमाएं क्या है फ्रेंड्स, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती। फ्रेंड्स, ये इसलिए क्योंकि विलायक से वह क्रिया कर जाएंगी तो वह घोल बन जाएगा, तो यह हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए हेनरी के नियम ने बताया कि यह नियम केवल गैस पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं हेनरी नियम के अनुप्रयोग। तो फ्रेंड्स, हेनरी नियम की कुछ अनुप्रयोग हैं। पहला है गोताखोर द्वारा सांस लेने में। फ्रेंड्स, इसका नियम गोताखोर द्वारा सांस लेने में होता है। और दूसरा है शीतल पेय पदार्थ उत्पादन में। फ्रेंड्स, शीतल पेय पदार्थ आप जानते हैं क्या होता है, जैसे कि आप लोग लेते हैं थम्स अप, माजा और स्प्राइट जैसे पदार्थों में ना, फ्रेंड्स इसमें गैसें डाली गई होती हैं। उससे आप लोग जिसे आप लोग उसको पीते हैं तो आपको ढेकार आती है। जब आपको ढेकार आती है, आप लोग सोचते हैं कि मेरी गैस साफ हो गई है। आप लोग सोचते हैं इसे पीने से गैस साफ होती है, लेकिन वो बात गलत होती है फ्रेंड्स, क्योंकि जो आप पीते हैं उसमें पहले से गैस रहती है और उस पीने के बाद वही गैस बाहर आती है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, तीसरा है फेफड़ों की क्रिया विधि में, और चौथा है पहाड़ों पर पर्वतरोही द्वारा सांस लेने में। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको हेनरी का नियम बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आप बताते हैं राउल्ट का नियम, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, चलिए आपको बताते हैं राउल्ट का नियम। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसका फार्मूला देखेंगे और आपको समझाएंगे। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या है फ्रेंड्स, इस नियम के अनुसार वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। फ्रेंड्स, राउल्ट ने बताया जो फ्रेंड्स वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, जो वाष्प दाब में कमी आती है। फ्रेंड्स, अवनमन का मतलब होता है जो वाष्प दाब में आपेक्षिक कमी आई है, वह विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। फ्रेंड्स, मोल प्रभाव को आप जानते हैं फ्रेंड्स, जो ये फार्मूला दिया गया है, ये मोल प्रभाव, विलेय बटा विलेय प्लस विलायक। तो फ्रेंड्स, इसी को मोल प्रभाव कहते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, जो आपेक्षिक अवनमन है वाष्प दाब का, वह विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाव के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स, इसका फार्मूला क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला क्या है, P माइनस PS अपॉन P। तो फ्रेंड्स, इसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। फ्रेंड्स, इज इक्वल टू N अपॉन कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो फ्रेंड्स, ये हो गया राउल्ट के नियम का फॉर्मूला। तो अभी तनु विलयन के लिए बाद में बताएंगे नीचे, तो पहले इसके सीमाएं देख लेते हैं, उसके बाद आपको तनु विलयन के लिए इसका फॉर्मूला बताएंगे, क्योंकि तनु विलयन के लिए इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। तो पहले इसकी सीमाएं देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स राउल्ट नियम की सीमाएं क्या है? तो पहला सीमा है, यह नियम केवल उन अवाष्पीय पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है जो विलयन से रासायनिक अपक्रिया नहीं करते हैं। फ्रेंड्स यह नियम केवल उन रासायनिक अपक्रियाओं पर लागू होता है जो इसमें विलायक विलयन से क्रिया नहीं करते। अगर विलयन से क्रिया कर जाएंगे तो यह नियम उस पर लागू नहीं होगा। तो फ्रेंड्स दूसरा क्या है, यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स तीसरा मतलब दूसरा था वो, सॉरी, तीसरा क्या है, या वैद्युत अनघट पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। फ्रेंड्स वैद्युत अनघट मतलब कि फ्रेंड्स जो वैद्युत अनअपघट होते हैं उसमें वैद्युत का चालन नहीं होता। फ्रेंड्स जो इसे विलयन होता है वैद्युत अनअपघट, उसमें विलयन में वैद्युत का चालन नहीं होता, क्योंकि यह विलयन यूरिया जैसी चीजों से बना होता है, यूरिया, शर्करा आदि चीजों से। अगर वो फ्रेंड्स उसमें NaCl रहेगा तो वह विद्युत का चालक रहेगा, लेकिन अगर शर्करा, यूरिया जैसी चीजें रहेंगी तो वह विद्युत का कुचालक रहेगा फ्रेंड्स। इसीलिए यह यूरिया जैसे शर्करा जैसी चीजों से बना है फ्रेंड्स। यह वैद्युत अनअपघट पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। तो फ्रेंड्स चौथा क्या है, इसमें ताप समान होना चाहिए। फ्रेंड्स इसमें ताप जो होता है वो नियत रहता है। फ्रेंड्स इस क्रिया में ताप जो होता है नियत रहता है। तो राउल्ट के नियम की ये सीमा है। तो चलिए आपको बताते हैं तनु विलयन के लिए जो फॉर्मूला होता है राउल्ट का, उसको। तनु विलयन, फ्रेंड्स तनु विलयन के लिए कुछ और ही होता है। तो जैसे इसमें फार्मूला दिया गया है P माइनस PS अपॉन में P। तो फ्रेंड्स इज इक्वल टू दिया गया है क्या? तो फ्रेंड्स P क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और यह विलयन का वाष्प दाब है, अपॉन में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। उसके बाद क्या लिखेंगे, N अपॉन में N इज प्लस N। तो फ्रेंड्स ये क्या है, विलेय की मोलों की संख्या और विलेय की मोलों संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या। तो फ्रेंड्स जो तनु विलयन होता है उसमें विलेय की बहुत कम मात्रा होती है, बहुत से बहुत कम होती है, तो इसका मान खत्म हो जाएगा। ये नीचे वाला जो N है इसका तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि विलयन तनु विलयन में बहुत कम मात्रा होती है N की। तो यह क्या हो जाएगा, P माइनस PS अपॉन में P इज इक्वल टू N अपॉन में N हो जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है फ्रेंड्स। तो अब क्या हो जाएगा, P माइनस PS अपॉन में P इज इक्वल टू N का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, M अपॉन W, भार बटे अणुभार। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा उसके बाद, सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा, भार बटे अणुभार इसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्मॉल में है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा, क्योंकि नीचे कैपिटल है ना N, तो इसीलिए ऐसे हो जाएगा। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई में ले आएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पेज की कमी पड़ रही है तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। उसके बाद क्या होगा, पूरा फार्मूला यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, P माइनस PS अपॉन में P इज इक्वल टू W अपॉन M गुणे क्या हो जाएगा, M अपॉन W। तो फ्रेंड्स ये आपका फॉर्मूला निकल जाएगा तनु विलयन के लिए फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा राउल्ट का नियम। तो चलिए आपको इसके कुछ बता देते हैं क्या जो इसमें मान दिए गए। P का मान क्या होता है फ्रेंड्स, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है ये, और PS क्या है, ये शुद्ध विलयन का वाष्प दाब है, और P फिर बता ही चुके हैं। और N क्या है, ये विलेय की मोलों की संख्या है, और ये स्मॉल n तो विलेय की मोलों की संख्या, कैपिटल N क्या है, विलायक की मोलों की संख्या। तो आशा करता हूँ आपको राउल्ट का नियम एकदम क्लियर हो चुका होगा। तो यह पेपर में निश्चित है आएगा, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। कोलराउस का नियम, चलिए बताते हैं आपको कोलराउस का नियम क्या होता है। तो पहले प्रैक्टिकल से बता देते हैं। तो इसमें कोलराउस के नियम में क्या दिया गया है, परिभाषा क्या दी है कि इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत अपघट्ट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है फ्रेंड्स। अनंत अनुता पर मोलर चालकता वैद्युत अपघट्ट के विलयन में। तो फ्रेंड्स जो वैद्युत अपघट्ट का विलयन है उसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है फ्रेंड्स। पहले हम एक वैद्युत अपघट्ट इसमें घोल लेते हैं। तो पहले अपघट्ट क्या बोलते हैं, वो पेन चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पहले हम इसमें एक वैद्युत अनअपघट्ट विलयन नहीं वैद्युत अपघट्ट विलयन घोल लेते हैं। तो क्या है, वैद्युत अपघट्ट NaCl, Na प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स, और
Cl क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने इसमें एक वैद्युत अपघट्ट पदार्थ घोल लिया है। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, जो वैद्युत अपघट्ट की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता में उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता की योग के बराबर होती है। फ्रेंड्स इसमें क्या कह रहा है कि जो लेमडा से इसको दर्शाते हैं फ्रेंड्स, मोलर चालकता को लेमडा इनफाइनाइट अनंत अनंतता से फ्रेंड्स, लेमडा इनफाइनाइट एम मोलर चालकता फ्रेंड्स। उसके बाद क्या कह रहा है, इज इक्वल टू लेमडा लेमडा इनफाइनाइट एम ब्रैकेट में क्या कह रहा है, धनायनों, तो एन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा उसके बाद लेमडा इनफाइनाइट एम ब्रैकेट में ऋणायनों, Cl हो जाएगा, सॉरी। तो फ्रेंड्स यही है कोलराउस नियम का फार्मूला। तो फ्रेंड्स इसमें क्या बोल रहा है कि वैद्युत अपघट्ट अनंत अनंतता पर मोलर चालकता, तो फ्रेंड्स ये है अनंत अनंतता पर मोलर चालकता वैद्युत अपघट्ट की, यहाँ पर लिख देते हैं NaCl, इधर लिख देते हैं NaCl। तो फ्रेंड्स वैद्युत अपघट्ट पदार्थ की अनंत अनंतता पर मोलर चालकता फ्रेंड्स लेमडा इनफाइनाइट एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लेमडा इनफाइनाइट एम Na प्लस धनायनों, और प्लस में क्या हो जाएगा लेमडा इनफाइनाइट इज Cl माइनस, तो फ्रेंड्स ऋणायनों की मोलर चालकता की बराबर होती है। फ्रेंड्स ये मोलर चालकता है लेमडा इनफाइनाइट एम, ये मोलर चालकता है फ्रेंड्स, ऋणायनों और धनायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। फ्रेंड्स ये कोलराउस के नियम ने बताया। फ्रेंड्स चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस नियम के अनुसार क्या बताया गया, वैद्युत अपघट्ट का अनंत अनंतता पर मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो फ्रेंड्स ये आपको फार्मूला दिख गया है, तो फार्मूला से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये नियम समझ में आ चुका होगा। तो चलिए आपके कुछ अनुप्रयोग बताते हैं। फ्रेंड्स कोलराउस नियम के अनुप्रयोग, तो कोलराउस का नियम का जो अनुप्रयोग होता है फ्रेंड्स वो वियोजन की कोटि ज्ञात करने में होता है। फ्रेंड्स तो इसमें क्या होता है, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर तथा अनंत अनंतता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। फ्रेंड्स इसमें आपको काफी शानदार शब्दों में बता दिया गया है कि वियोजन की कोटि जो होती है वो किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अपॉन में क्या हो जाएगा, अनंत अनंतता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता के अनुपात के बराबर होती है। फ्रेंड्स तो इसमें आपको एक फार्मूला मिल जाएगा, वो फार्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वो फार्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू लेमडा सी एम और लेमडा इन्फिनाइट एम। तो फ्रेंड्स ये आपका फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि इसको दर्शाते हैं किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, तो क्या दर्शाते हैं फ्रेंड्स, लेमडा सी इंटू एम, और अनंत तो आप जानते हैं कि इन्फिनाइट लेमडा एम। तो फ्रेंड्स ये आपका वियोजन की कोटि का जो फार्मूला निकल गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, काफी क्वेश्चन आते हैं इससे। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए आखिरी नियम पर बढ़ते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये तीनों नियम समझ में आ चुका हूँ। चलिए आपको बताते हैं फैराडे का नियम। तो फ्रेंड्स आपको बताते हैं फैराडे के नियम। तो फैराडे के नियम क्या है फ्रेंड्स, वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के दो नियम है। फ्रेंड्स पहले हम प्रथम नियम बता देते हैं। तो प्रथम नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें उपस्थित आवेश की मात्रा के अनुपाती होती है। तो फ्रेंड्स जो वैद्युत अपघटन क्रिया होती है उसके समय में जो इस पर इलेक्ट्रोड, जो एक एनोड है इसको प्लस कहते हैं, उस कैथोड को माइनस। तो फ्रेंड्स इसमें जो मुक्त होती है पदार्थ की मात्रा वो किसके बराबर होती है फ्रेंड्स, वो पदार्थ के आवेश के, तो फ्रेंड्स उपस्थित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, जो पदार्थ की मात्रा है W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, सॉरी Q नहीं होगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा फ्रेंड्स, अनुक्रमानुपाती Q हो जाएगा फ्रेंड। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, Q इज इक्वल टू आप लोग जानते होंगे I इंटू टी। I क्या है, धारा है। तो फ्रेंड्स I क्या है, धारा है, और T क्या है, समय। तो फ्रेंड्स ये आप लोग जानते होंगे ये फार्मूला, ये वाला। तो इसी को मैं इस पे रख देंगे। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, Q अनुक्रमानुपाती, Q के मान क्या हो जाएगा I इंटू टी। तो फ्रेंड्स आपको अनुक्रमानुपाती हटाना है, तो क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, उसको पेन चेंज कर देते हैं। आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग सकते हैं W इज इक्वल टू जेड, ये एक नियतांक है फ्रेंड्स, रासायनिक तुल्यांक है फ्रेंड्स, I इंटू टी। तो फ्रेंड्स ये आपको फार्मूला मिल जाता है फ्रेंड्स, यही है फैराडे का प्रथम नियम। तो फ्रेंड्स इसमें क्या दिया गया है, जो इलेक्ट्रोड पर जो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोड पर पदार्थ मुक्त होते हैं वो आवेश की मात्रा के बराबर होते हैं इस विलयन के फ्रेंड्स। तो यही है इस
फैराडे के नियम ने बताया फ्रेंड्स। तो ये फार्मूला निकल चुका है, W इज इक्वल टू ZIT। जेड क्या है, एक रासायनिक तुल्यांक है। तो चलिए इसका फैराडे का दूसरा नियम पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स ये है द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों की समानुपाती होती है। फ्रेंड्स इसमें दो दिए गए हैं, दो ब्रेकर दिए गए हैं फ्रेंड्स, जिसमें दो वैद्युत अपघट्ट घोले गए हैं। तो इसमें जो पदार्थ की मात्रा जो इसमें घुलेगी फ्रेंड्स, जो इसमें नष्ट होगी इस पर, तो फ्रेंड्स उस इलेक्ट्रोड पर जो इसमें पदार्थ की मात्रा नष्ट होगी वह तुल्यांकी मात्रा के समानुपाती होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये है द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्ट में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों की समानुपाती होती है। फ्रेंड्स एक ही समय पर फ्रेंड्स दो इलेक्ट्रोड पर जब फ्रेंड्स पदार्थ की मात्रा मुक्त की जाती है तो फ्रेंड्स क्या होता है, उसकी मात्रा तुल्यांकी भारों की समानुपाती हो जाती है फ्रेंड्स। तो पहला इलेक्ट्रोड ये है ZnSO4 इसमें सम्मिलित किया गया और दूसरा क्या है इसमें NaCl। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा, पहले W अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा पहले के लिए E1 तुल्यांकी भार E1 और दूसरा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा W इज E2 फ्रेंड्स, ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये W2 हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि ये पहला हो जाएगा W1। तो फ्रेंड्स इसको जब रेशियो में लिखेंगे क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो जाएगा WN अपॉन W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E1 अपॉन में E2। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा फॉर्मूला जो कि द्वितीय नियम का हो जाएगा फैराडे के। तो फ्रेंड्स इसमें E1 क्या है, पहले की भैया तुल्यांकी भारों की धार है फ्रेंड्स पहले का, दूसरे इलेक्ट्रोड का क्या है E2। तो फ्रेंड्स इसमें W1 क्या है, पदार्थ की पहले की मात्रा और दूसरा पदार्थ की मात्रा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।